जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग में इस बात का अध्ययन करेंगे कि रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण के लिए किस प्रकार के उपकरण उपयोग में लाता है। विच आर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई फॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपनी बुक में इनको अंडरलाइन करना है। रेड कलर वाला क्वेश्चन है और ग्रीन कलर वाला आंसर है। पहला क्वेश्चन है आपका कि एकमात्र संस्था कौन सी है जो कि मुद्रा या करेंसी को निर्गमित करती है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बैंकों का अंतिम शरणदाता कौन होता है, तो आंसर है आपका केंद्रीय बैंक। बैंकों का अंतिम शरणदाता कौन होता है, केंद्रीय बैंक होता है। अब ये अंतिम शरणदाता क्या होता है? अंतिम शरणदाता का अर्थ है कि जब जो बैंक हैं उन्हें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो वो आरबीआई से ऋण ले सकती हैं। जब उन्हें कहीं से पैसा ना मिले तो वो आरबीआई से ऋण ले सकती हैं। इसलिए आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का अंतिम शरणदाता कहा जाता है। अब जो आरबीआई होती है उसका काम होता है कि वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करे। अब मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित क्यों किया जाता है? यदि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत अधिक है, लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा है, तो वे मांग ज़्यादा करेंगे और जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और गरीब लोग तो खरीद ही नहीं पाएंगे। इसलिए रिजर्व बैंक क्या करती है? अब दूसरी कंडीशन ये देखिए कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें मुद्रा बहुत कम है। अब जब मुद्रा बहुत कम है यानी लोगों के पास पैसा कम है। जब लोगों के पास पैसा कम है तो अब ये वस्तुएं जो हैं इनकी मांग ही नहीं होगी। जब इनकी मांग कम होगी तो इनकी कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कीमत कम होने से क्या होगा? उत्पादकों को हानि होगी, क्योंकि वो उत्पादन कर रहे हैं और उनका उत्पादन कम कीमत पर बिकेगा। इसका अर्थ है कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा अधिक हो तो वह भी हानिकारक है, कम हो तो भी हानिकारक है। यानी मुद्रा उतनी ही होना चाहिए जितनी की वस्तुएं हैं। तो अब ये काम आरबीआई का है कि वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करे। अब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो आरबीआई है उसके पास दो उपकरण होते हैं। एक होता है परिणामात्मक उपकरण और दूसरा गुणात्मक उपकरण। तो क्वेश्चन है कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन से उपकरणों का प्रयोग करती है? पहला परिणामात्मक और दूसरा गुणात्मक। अब परिणामात्मक उपकरण क्या होते हैं? अब परिणामात्मक उपकरण में आता है आपका सीआरआर, बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाएं। अब ये क्या होती हैं ये आपको आगे बताया गया है। गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं? गुणात्मक उपकरण का अर्थ होता है कि जो केंद्रीय बैंक होता है वह अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है, उन्हें ऋण प्रदान करता है, उनका अंतिम शरणदाता होता है। तो जो अन्य बैंकें होती हैं वह केंद्रीय बैंक की सलाह को मानती हैं। तो गुणात्मक उपकरण में केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऐसे निर्देश देता है, उन पर नैतिक दबाव बनाता है कि कब उन्हें कम ऋण देना है और कब उन्हें ज़्यादा ऋण देना है, और बैंक उस नैतिक दबाव का पालन करती हैं। चलिए, तो इसमें पैराग्राफ में आपके कौन से क्वेश्चन थे? पहला क्वेश्चन, करेंसी कौन निर्गमित करता है? रिजर्व बैंक। बैंकों का अंतिम शरणदाता कौन है? रिजर्व बैंक। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के उपकरण कौन से हैं? गुणात्मक और परिणामात्मक। गुणात्मक उपकरण में क्या आता है? नैतिक दबाव। और परिणामात्मक उपकरण में क्या आता है? सीआरआर, बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाएं। अब हम देखेंगे कि ये होती क्या है। देखिए, इसमें आपको दिया है कि बैंक जो है कोष अनुपात में परिवर्तन करके जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को परिवर्तित कर सकता है। क्वेश्चन आपका है कि यदि केंद्रीय बैंक कोष अनुपात में परिवर्तन करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो उससे क्या होगा कि ऋणों में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब आपको ये एक एग्जाम्पल से देखिए,
जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए। आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए। बैंक ने 100 रुपये में से 10% यानी 10 रुपये अपने जो है कोष में रख लिए और बाकी 90 रुपये ऋण दे दिया। अब ये जो कोष की दर यदि आरबीआई परिवर्तित कर दे, आरबीआई ने क्या कहा कि आप 10% नहीं 20% कोष में रखेंगे। इसका अर्थ है कि यदि 100 रुपये कोई व्यक्ति बैंक में जमा करके जाता है तो बैंक 20 रुपये तो कोष में रखेगा और 80 रुपये ऋण दे देगा। तो वही क्वेश्चन में है कि जब कोष अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, तो उससे ऋण में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे आपको दिया हुआ है कि खुले बाजार की क्रियाएं, मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का जो दूसरा उपकरण है वह क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं। पहला उपकरण क्या था, कोष अनुपात में परिवर्तन। अब ये खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, सरकार द्वारा निर्गमित बॉन्ड्स का खुले बाजार में खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, खुले बाजार की क्रियाएं। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आरबीआई है और आरबीआई क्या करेगी कि ये देखती है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो है बहुत अधिक है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा अधिक है यानी अब आरबीआई को मुद्रा क्या करना है, कम करना है। तो आरबीआई क्या करेगी कि खुले बाजार, एक ऐसी प्रतिभूति होती है, एक कागज़ होता है जिस पे ये अंकित होता है कि जैसे ऋण का प्रमाण पत्र होता है, ऋण देने या लेने का जो प्रमाण पत्र समझ लीजिए आप, उसे बॉन्ड कहते हैं। तो आरबीआई क्या करती है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़्यादा है तो अब इस प्रमाण पत्र को आरबीआई क्या करेगी, खरीदेगी। जब आरबीआई इस प्रमाण पत्र को बैंक से या जनता से खरीदती है तो जो जनता है उसका पैसा कहाँ चला जाता है, जनता का पैसा आरबीआई में चला जाता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब दूसरी स्थिति देखिए कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें मुद्रा बहुत कम है, अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है और इसमें मुद्रा कम है। अब आरबीआई क्या चाहता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए। तो अब ये जो प्रतिभूति थी, मतलब ऋण का जो प्रमाण पत्र था, अब आरबीआई क्या करेगी कि इसको खरीदेगी। जब आरबीआई इसको खरीदेगी यानी आरबीआई इसके बदले में धन देगी, तो ये जो धन है वो अर्थव्यवस्था में चला जाएगा और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो यही आपको इसमें लिखा हुआ है। अब आपकी बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। खुले बाजार की क्रियाओं में क्या लिखा है, सरकार द्वारा निर्गमित बॉन्ड का खुले बाजार में खरीदना और बेचना। भी हमने देखा ना कि आरबीआई खुले बाजार में ये जो एक प्रमाण पत्र था यानी बॉन्ड था उसे खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है और इससे वह मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कर सकती है। अब अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। देखिए, जब रिजर्व बैंक सरकारी बॉन्ड को खरीदेगा तो क्या होगा, उसके बदले में वह चेक देगा यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है कि जो यदि मान लीजिए कि आरबीआई बॉन्ड को बेचता है तो उसका प्रभाव क्या होगा। जब आरबीआई जो है वो बॉन्ड जो है, ये पत्र है, इसको बेचता है, जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, धन आ जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में ये जो धन था ये कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास, और लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड आ जाएगा। लोग इस बॉन्ड को क्यों खरीदेंगे, क्योंकि भविष्य में उन्हें अधिक पैसा मिलेगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि जब आरबीआई बॉन्ड को बेचता है तो उससे क्या होता है, कोष की मात्रा में कमी कर देता है। अर्थव्यवस्था में जो कोष है या बैंकों के पास, जो बैंक भी इसे खरीद सकते हैं, जो कोष है वो कम कर देगा और मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है कि जब आरबीआई जो है बॉन्ड को बेचता है
तो क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। जब आरबीआई बॉन्ड को बेचता है, आप किसी चीज़ को बेचेंगे तो आपको उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो जब आरबीआई बॉन्ड बेचता है, जब बॉन्ड बेचता है, ये आरबीआई है और आरबीआई ने क्या किया, ये बॉन्ड जो है वो बेचा। किसको बेचा, खुले बाज़ार में बेचा। तो जब खुले बाज़ार में तो बॉन्ड चला जाएगा और आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का मुद्रा कहाँ चली जाएगी, आरबीआई के पास। तो जब बॉन्ड को बेचा जाता है तो मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका उल्टा जब आरबीआई बॉन्ड को खरीदता है, अगला क्वेश्चन क्या था कि जब आरबीआई बॉन्ड को खरीदता है, तो जब आरबीआई बॉन्ड को खरीदेगा यानी ये बॉन्ड तो जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई के पास जो धन है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बस ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आरबीआई बॉन्ड को बेचता है तो क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, और जब आरबीआई बॉन्ड को खरीदता है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप इसे एक इससे भी याद रख सकते हैं कि जैसे आपके पास पैसा है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या होगा, आपका पैसा कम हो जाएगा। तो आपका पैसा कम हो जाएगा और ऐसे ही आरबीआई है, जब आरबीआई किसी चीज़ को खरीदेगी तो उसके बदले में वह मुद्रा देगी, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। अब है आपका खुले बाज़ार की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। तो आपको क्वेश्चन होगा कि खुले बाज़ार की प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक तो पूर्ण रूप और दूसरा रेपो रूप। अब ये पूर्ण रूप क्या होती है, ये एक स्थायी स्वभाव की क्रियाएं होती हैं और इसमें केंद्रीय बैंक प्रतिभूति को खरीदता है। क्या होता है, पूर्ण रूप में जब खुले बाज़ार की क्रियाएं की जाती हैं तो उसमें आरबीआई ने ये जो बॉन्ड बेचा या खरीदा था, ये जो एक बॉन्ड था जो आरबीआई ने ऋण पत्र था, इसे खरीदा और बेचा। अगर आरबीआई ये इसको बेचे और पहले ही बता दे कि हम इस तिथि को ये मतलब ये पहले से नहीं बताती है कि इसको हम वापस कब खरीदेंगे। इसने जनता को या बैंक को ये बॉन्ड बेच तो दिया, लेकिन पहले से आरबीआई ये नहीं बता रही है कि वह इसको फिर से कब खरीदेगी। तो ये स्थायी रूप से जनता के पास चला गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण रूप। पूर्ण रूप में क्या होता है कि आरबीआई बॉन्ड्स को बेचती या खरीदती है तो वो पुनः कब खरीदेगी या कब बेचेगी, इसकी तिथि और कितनी रकम पर खरीदेगी बेचेगी ये नहीं बताती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से खुले बाज़ार की क्रियाएं हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि रेपो क्रियाएं क्या होती हैं। अगर हमें पूर्ण रूप से आरबीआई जो है वो नहीं बेचना चाहती, आरबीआई चाहती है कि हम कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था में धन दें, तो इसमें दो रेट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई ने अपना धन जो है बैंकों को, ये जो बॉन्ड्स थे बैंकों को या जनता को किसी को भी बेचे, तो इसके बदले में आरबीआई ने किसको बेचे, बैंक को या जनता को बॉन्ड बेचे, यानी ये जो पैसा है वो जनता आरबीआई को देगी। अब जब आरबीआई के पास बैंक का या जनता का पैसा जाएगा, बैंक का पैसा जब आरबीआई के पास होगा तो उस पर बैंक आरबीआई को कुछ ना कुछ ऋण देना हो, मतलब ब्याज देना होगा। तो जो भी ब्याज देती है उस ब्याज दर को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। यही आपके इसमें लिखा हुआ है कि ये तो आप देख चुके हैं कि जब दोबारा खरीदने का वायदा या बेचने का वायदा प्रतिभूतियों को आरबीआई नहीं करता तो उसे हम पूर्ण खुले बाज़ार की क्रिया कहते हैं। अब रेपो खुले बाज़ार की क्रिया में क्या होता है, केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदती है। क्रय अनुबंध और प्रतिभूति की पुनः बिक्री तिथि कीमत विवरण होता है। मतलब ये जो बॉन्ड होता है इसमें सब लिखा होता है कि मान लीजिए कि 100 रुपये का बॉन्ड है और आरबीआई लिखेगी कि हम
इसे 10 साल बाद 200 रुपये इसके बदले में देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेपो, यानी ये जो 100 रुपये पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिला है वो क्या कहलाएगी, रेपो रेट कहलाएगी। अब ये दूसरी चीज़ आपको लिखी है उलट रेपो या रिवर्स रेपो। अब ये क्या होती है उलट रेपो या रिवर्स रेपो? इसमें लिखा हुआ है, इसमें प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की तिथि और कीमत का विवरण होता है। मतलब ये जो आरबीआई है इसने अपने ग्राहकों को या जो बैंक या जनता को खुले बाज़ार में अल्पकालीन ऋण प्रदान किया। मान लीजिए आरबीआई ने बैंक को अल्पकालीन ऋण प्रदान किया, ये बैंक है। अगर मान लीजिए कि आरबीआई बैंक को ऋण देती है तो जो ब्याज दर लेती है उसे हम क्या कहते हैं, रेपो। और बैंक अगर आरबीआई को ऋण देते हैं तो जो ब्याज दर बैंक लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है कि आरबीआई यदि अल्पकालीन ऋण अपने ग्राहक, आरबीआई का ग्राहक कौन है, बैंक, आरबीआई अपने ग्राहकों को अल्पकालीन ऋण पर जो ब्याज प्रदान करती है उसे रेपो कहते हैं। और आरबीआई अपने ग्राहकों या बैंकों से जो ऋण लेती है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण लेती है और उस पर जो ब्याज देती है वह क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अब एक होती है बैंक दर। बैंक दर क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति को इस दर व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। जैसे व्यावसायिक बैंकें हैं और इनको कोई ऋण लेना है तो ये ऋण किससे लेंगे, आरबीआई से लेंगे। अब देखिए, जब आप मान लीजिए ये आप हैं, आप बैंक से ऋण लेते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है, ब्याज। मान लीजिए आप 5% ब्याज दे रहे हैं। अब आरबीआई, बैंक के पास पैसे नहीं हैं और बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, तो बैंक ने आरबीआई से जो लोन लेगी तो आप तो जो देते हैं वो ब्याज दर है, लेकिन बैंक जो है आरबीआई को पैसे लोन लेगी तो जो ब्याज देगी उसे हम क्या कहेंगे, बैंक दर कहेंगे। तो बैंक दर क्या होगी, ये 5% से कम होगी, क्योंकि मान लीजिए कि बैंक 3% पर आरबीआई से पैसा लेकर आपको 5% पर देता है, तो बीच का जो पैसा होगा वो बैंक का लाभ हो जाएगा। अब क्या है कि बैंक दर में यदि वृद्धि होती है तो उससे क्या हो जाए, उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये है आपकी आरबीआई और ये है आपकी ये जो व्यावसायिक बैंक है, ठीक, और ये है आप। अब यदि आपने बैंक से ऋण लिया कितने पर, 5% पर, और आरबीआई ने कितने परसेंट पर ऋण दिया, 3% पर। अब अगर आरबीआई ने क्या कहा कि नहीं हम तो 5% पर ऋण देंगे, तो जब बैंक को 5% पर ऋण मिलेगा तो ये ग्राहक को उससे ज़्यादा पर देगी। तो मान लीजिए बैंक ने कहा ग्राहक से कि हम 10% पर ऋण देंगे, तो अब ये ग्राहक क्या करेगा, अगर जब 5% पर ऋण मिल रहा था तो ये 100 रुपये का ऋण ले रहा था, अब 10% पर ऋण मिल रहा है तो ये 50 रुपये का ही ऋण ले रहा है। यानी जब बैंक दर जो है वो बढ़ जाती है, जब बैंक दर बढ़ जाती है तो लोग ऋण का मतलब बैंक जो है ऋण की दर को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, और ऋण की दर को बढ़ाने से लोग ऋण कम लेने लगते हैं और बाज़ार में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका उल्टा भी देख सकते हैं कि जब बैंक दर कम होती है तो ब्याज दर भी कम होती है और लोग अधिक ऋण लेते हैं, और लोग अधिक ऋण लेते हैं तो उससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। यही इसमें लिखा हुआ है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति में जिस दर पर व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। बैंक दर में यदि वृद्धि होती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, तो उत्तर है कि व्यावसायिक बैंक के ऋण अधिक खर्चीले हो जाते हैं, यानी अधिक ब्याज दर पर ऋण मिलता है, और व्यावसायिक बैंकों के कोष में कमी हो जाती है,
क्योंकि कोष में कमी का अर्थ है कि ये जो RBI है वो पहले 3% पर ऋण दे रहा था, तो बैंकें भी ज़्यादा ऋण ले रही थी, और अब 5% पर ऋण दे रहा है तो बैंकें क्या होंगी, कम ऋण लेंगी, यानी कोष में कमी हो जाएगी और मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी। इसका उल्टा यदि बैंक दर में कमी होती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ओके, थैंक यू।